नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सक्सेस पाथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके यूपी ट्रिपल एससी के पीटी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले हैं। उसी श्रृंखला में आज ये पहला वीडियो है और चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है और इसी में वीडियो आएंगे। एग्ज़ाम से पहले आपके सारे सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा और टारगेट रखा जाएगा 90 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, तो इस हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। पहला सब्जेक्ट मैंने पॉलिटी उठाया हुआ है और पॉलिटी जो है मैं डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है। मेन सोर्स लक्ष्मीकांत बुक होगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका वनडे का एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम ईजी होगा। इसमें ज़्यादातर फैक्ट ऐसे आएंगे, सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ये आपका कंसाइज नोट्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हो गया मेरे बारे में, ये हो गया हमारी जो टीम है हमारे साथ काम करने वाली है, काम कर भी रहे हैं लोग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान के विकास के बारे में। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपको अगर पॉलिटी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लक्ष्मीकांत से पहले एक बार एनसीईआरटी जो किताब है 9 से लेके 12 तक की, एटलीस्ट 9 और 10 तो ज़रूर पढ़ें। उसमें कुछ शब्द जो पॉलिटी के कठिन लगते हैं आपको, वो सारे उसमें सही तरीके से समझाए गए हैं। चलिए देखते हैं। भारत में संविधान का जो विकास हुआ था, अंग्रेजी कंपनी जब आई थी उसके साथ साथ ही हो गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद से ही जो है अंग्रेज का राज चालू होता है और उसी के साथ जो संविधान है आपका शुरू हो जाता है। संविधान के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। देखिए हम यहाँ देखते हैं 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई और बक्सर लड़ाई का जो रीज़न है वो जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे। अभी आप ये देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई में भारतीय अंग्रेज़ों द्वारा जो युद्ध को भारतीयों ने अंग्रेज़ों द्वारा मतलब भारतीय अंग्रेज़ों द्वारा हार चुके थे, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए आ चुकी थी। उस समय कुछ एक्ट आए थे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें के माध्यम से जो है कई सारे चेंजेस हुए थे। तो देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। देखिए रेगुलेटिंग 1773 जो था ये लॉर्ड नॉर्थ की सीक्रेट कमेटी द्वारा गठित की गई थी। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान जो है वो प्रस्तुत किया गया था। उसमें क्या कहा गया था, देखिए इसमें ये बताया गया था कि कलकत्ता में 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश होते एलिजा एम्पे, जबकि चैम्बर्स जो थे आपके उसमें लिमेंस्टर हाइड और चैम्बर्स, ये 3 जो हैं अन्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ईस्ट इंडिया और भी कुछ दिए थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि को 1 साल की बजाय 4 साल इंक्रीज़ कर दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जो 24 सदस्य होते थे उसमें से 1/4 जो थे हर साल अवकाश ग्रहण कर सकते थे। इसके अलावा शासन की समस्त सैनिक और सिविल शक्तियों को गवर्नर जो था उसको पावर दी गई थी कि जो भी शक्तियाँ होंगी, सैनिक शक्ति और सिविल शक्तियाँ, गवर्नर जनरल के हाथ में थी। उसके साथ में 4 सदस्यीय जो है परिषद थी उसके पास में, ये सारे मिलकर कार्य करते थे, ठीक है। कलकत्ता गवर्नर जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकता था। तो कलकत्ता जो था भारतीय नक्शा में आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो जो बांग्लादेश और कलकत्ता वाला एरिया है वो जो था वो ही उस समय ज़्यादा मजबूत था और उसी लिए जो है ये मजबूत था और इसीलिए सबसे पहले जो है इन्होंने वहीं से कानून बनाया। जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल था और बिहार उड़ीसा के लिए कानून बना सकता था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के अधीन करके उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये हो गया आपका 1773 का एक्ट। उसके बाद दूसरा 1784 में आता है पीटर्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे कहा जाता है, और इसके द्वारा द्वैध शासन शुरू हुआ था, ठीक है, जो 1858 तक चलता। द्वैध शासन का मतलब ये कि निजामत का अधिकार किसी और को था और जो शासन का अधिकार किसी और को था, ठीक है। और इसमें बीओडी और बीओसी बने थे, सीओडी और बीओडी बने थे। बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और BOD का मतलब होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और COD का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है संसदीय बोर्ड द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था कंपनी द्वारा व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था। जो भी आपके ट्रेडिशनल मामले थे जो ट्रेड से रिलेटेड थे वो COD से होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, जबकि जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो राजनीतिक मामलों को देखता था। गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 3 कर दी गई थी। गवर्नर जो था उसको परिषद के विवेका जो विशेष अधिकार थे वो दे दिए गए थे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट कार्नवालिस के समय आया हुआ था। बोर्ड जो था आपका नियंत्रण बोर्ड जो कोर्ट ऑफ बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का था, उसके सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई थी। फिर 1813 का चार्टर आता है। इसके बाद में देखिए बीच बीच का छोटा का जिस चीज़ से प्रश्न बनने लायक वही 1813 के चैप्टर में आपको 20 सालों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। भारत के जो कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। चीन के साथ जो व्यापार था चाय वाला और पूर्वी देशों में जो चाय के व्यापार थे 20 सालों के लिए एकाधिकार कंपनी को फिर भी दिया गया था। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत से व्यापार खोल दिए गए थे। कंपनी में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो सख्ते में आ गई थी। जब वो सख्ते में आती तो उसने क्या किया कि जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र थे उन पे अपना अधिकार जमाना शुरू किया। उसी के अंतर्गत ये हुआ था कि जो व्यापार भारत के साथ चल रहे थे एकाधिकार कंपनी का, उसको छीन के मोनोपोली को ख़त्म करने की कोशिश की, और ब्रिटिश की जो और कंपनियां थी जो ब्रिटिश नागरिक थे पूंजीपति थे उनको इन्वेस्ट कर सके, इसलिए कंपनी के एकाधिकार को अब कम करा जा रहा था। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं 1833 का चार्टर आया 20 साल के बाद। तो 1833 के चार्टर में जो थे ये व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया। जो चाय चीन के साथ चाय का व्यापार था वो भी ख़त्म कर दिया गया। 1813 के में जो है शिक्षा के लिए भी कार्य किया गया था। ठीक है। और ईसाई मिशनरियों को भी भेजा गया था। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत शासन करता रह गया। ये 33 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। लॉर्ड बेंटिक जो थे उनको पहले बार बनाया गया था। भारतीय कानूनों का जो किया गया वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले जो थे उन्हें विधि आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। लॉर्ड मैकाले। 1853 का चार्टर एक्ट सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त किया गया है, और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो कंपटीशन की जो शुरुआत हुई 1853 में पहली बार जो है इसके बारे में चर्चा चालू हो गई थी। फिर 1858 के चार्टर में क्या था? 1858 के चार्टर में भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भेजा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, मिनिस्ट्रियल जो सिस्टम था आया था, और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ, यानी भारत परिषद बनाई गई, और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है। इसके बाद आता है 1861 कैनिंग के समय वाला। 1861 में भारत का शासन अधिनियम आता है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम इसको कहते हैं। तो इसमें जो है आपके कैनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। पोर्टफोलियो सिस्टम असल में होता क्या है? जो मिनिस्ट्री हम देखते हैं ना, अलग अलग मंत्री हर चीज़ के लिए हैं, वही पोर्टफोलियो सिस्टम है, विभागीय प्रणाली है। गवर्नर जनरल को पहली बार ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति इसी से मिली थी 1861 के अधिनियम से, और गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में जो था आपके विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति को दिया गया था कि पंजाब, उत्तरी ये बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद स्थापित किया जाए। एक चीज़ हम देखते हैं, कहीं कहीं चार्टर एक्ट लिखा होता है, कहीं अधिनियम लिखा होता है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। 1857 के पहले वो एक्ट होते थे। ठीक है। 1857 के पहले, जैसे 1857 है ना, तो 1857 जो संग्राम हुआ था इसके पहले हमारे जो थे वो जो रेगुलेटिंग एक्ट की तरह एक्ट होते थे। उसके बाद हमारे क्या हो गए, उसके बाद हमारे ये जो अधिनियम बन गए 1858 के बाद से, क्योंकि 57 में जब महासंग्राम होता है उसके बाद जो
ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी जो नीतियाँ होती हैं उनमें बदलाव होते हैं और कई चीज़ों में वो ढीलापन भी करते हैं, कई चीज़ों में प्रशासनिक मजबूती दिखाते हैं। तो इसके साथ में हमारा ये सिस्टम बदलता है और ये हमारा फिर 58 के बाद से जो है भारत शासन अधिनियम जैसे कहते हैं उस तरह से आता है। अभी तक हमारा चार्टर एक्ट होता था वो ख़त्म हो जाता है, ये है। इसके बाद आगे देखते हैं 1892 के अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो ये इसी समय हुई थी। एक चुनाव प्रणाली आ चुकी थी। राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति जो थी, यानी प्रश्न पूछने की शक्ति भी हमें 92 में मिल जाती है। इसके बाद आता है 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम पहली बार जो है पृथक प्रतिनिधित्व जो था वो मुस्लिम समुदाय के लिए दिया गया था। ठीक है, 1909 में दिया गया था क्योंकि 1906 में जो है आपका वो बन गया था, जो आपका मुस्लिम लीग था वो बन चुका था। तो ये धीरे धीरे सत्ते में आ रहे थे, तो इसलिए जो है मुस्लिम लीग बनने के बाद में इन्होंने अपने समुदाय के लिए एक विशेष मांग करी, तो इन्हें मिला था पृथक प्रतिनिधित्व 9 में 3 साल बाद। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने की शक्ति दी गई। सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने की बात की गई। पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी था, तो काउंटर क्वेश्चन कहते हैं पूरक प्रश्न को, ये भी देने की बात की गई। अब विधान पार्षदों की संख्या में लगातार वृद्धि हो ही रही है धीरे धीरे। 1919 का एक्ट देख लेते हैं। 1919 का जो एक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद 1935 आता है। ठीक है, लेकिन 1919 का एक्ट काफ़ी दिन तक चला, ये सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला एक्ट था, ये देख लीजिए। और यहाँ हमने 1909 देखा, इससे हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो लॉर्ड मिंटो थे अपने यहाँ गवर्नर जनरल और मार्ले थे भारत सचिव जो ब्रिटिश सरकार में थे। उसी तरह से 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। तो मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे जो कि यूके में थे, ब्रिटेन में थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। ये भी छोटे एग्जाम में इसमें पूछा जाएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार आ गया, उसके बाद फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आ गई। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। कहाँ की गई, केंद्र में की गई। प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है राज्य परिषद की जो है सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। ठीक है, तो ये आपकी हो गई राज्य परिषद। फिर केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, इसमें सिर्फ अंतर एक था कि बजट पर स्वीकृति करते समय जो अधिकार था वो ज़्यादा था निचले सदन को, जो अभी भी है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में देश शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया, मतलब एक देश शासन प्रणाली लाएगी, केंद्र की बात नहीं है। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्र में, और ये प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांटा गया। एक आपका रिजर्व होता था, एक होता ट्रांसफरेबल, जिसे हम हस्तांतरित कहते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट जो होते थे उस पर सीधा अधिकार केंद्र सरकार का था, और ये वित्तीय मामलों से हानि लाभ संबंधित। हस्तांतरित जो थे वो जिम्मेदारी वाले होते थे, और इसमें जो था अधिकार लोकल गवर्नमेंट का था। जैसे कि आरक्षित विषय देखो, मैंने पहले कहा कि वित्त हो गया, भूमि कर हो गया, काल सहायता हो गई, न्याय हो गया, पुलिस हो गया, पेंशन हो गया, पुलिस कंट्रोल बॉडी हो गई, आपराधिक जो भी काम हो गए, उसके बाद छापा खाना। आपराधिक काम का मतलब ये नहीं, आपराधिक जो निर्णय होते हैं, जैसे किसी ने आंदोलन किया, किसी ने ट्रेन लूटा, कुछ किया, तो वो केस जो था वो आपके आरक्षित विषय के अंतर आ गया केंद्र सरकार के पास में। आपका जो सेंट्रल पावर हो गया उस समय का गवर्नर जनरल, उसके पास में। समाचार पत्र हो गया, सिंचाई के साधन हो गए, कृषि संबंधित था ना ये, जल मार्ग हो गया, खान हो गया, कारखाना हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, बॉयलर हो गया, बॉयलर है ये, बॉयलर हो गया, श्रमिक कल्याण हो गया, औद्योगिक विवाद हो गया, मोटर गाड़ियाँ हो गई, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवा, ये सारे जो थे ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट थे और ये गवर्नर जनरल के हाथ में होते थे। आगा आपका हो गया ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, जिसमें शिक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, आपका संग्रहालय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, चिकित्सीय सहायता हो गई,
PWD डिपार्टमेंट हो गया, आबकारी हो गया, उद्योग हो गया, तोल माप हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण हो गया, धार्मिक तथा अग्रहार दान हो गया, या आरक्षित विषय का प्रशासन। देखो ये मैंने बता दिया ना, आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था, ठीक है। जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था। तो ये चीज़ जो था आपका ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट होते थे, इसमें जिम्मेदारी ज़्यादा होती थी, खर्चे ज़्यादा होते थे, और जो आरक्षित सब्जेक्ट होते थे उन्हें फ़ायदा ज़्यादा होता था, इसलिए सरकार ने अपने पास रखा। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो ये 1919 के एक्ट में ही जो है आपको एक कैग की नियुक्ति की बात आती है, ठीक है। तो ये कैग की नियुक्ति उसी समय की है। फिर आ गया, इस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग जो थे इसके गठन का प्रावधान किया गया था, ठीक है। ये लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसी के में किया गया था। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 1935 का एक्ट आएगा, जो कि लागू तो नहीं हुआ था लेकिन आपके संविधान के निर्माण में काफ़ी उपयोगी था। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें 321 धाराएं थी और 10 जो थे अपेंडिक्स थे, परिशिष्ट थे। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की बात की गई, प्रांतीय वैध शासन को खत्म करने की बात की गई थी, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, और इसके बाद भारत परिषद का अंत किया इन्होंने, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विस्तार की बात की गई थी, और इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अब मैं थोड़ा डिकोड कर देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये जो था आपका 1935 का एक्ट, ये आपके जो गोल में सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुए थे 30 से लेके 32 तक चले थे, 30 से लेके 32 तक चले थे, 1930 से लेके 32 तक। उसका एक परिणाम था, उस समय इसी को बनाने के लिए गए थे, तो ये उसका परिणाम था जो 3 साल के बाद आया था। और 1927 में साइमन कमीशन आया था, हालांकि उसकी रिपोर्ट को किसी ने माना नहीं था, तो ये वो ना मानने की वजह से ही ये हुआ था, ठीक है। तो अखिल भारतीय संघ की बात की गई, 11 ब्रिटिश प्रांतों को 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और देश रियासतों को मिलाकर बनाना था। और देश रियासतों के लिए कहा गया था कि स्वेच्छा से वो संघ में सम्मिलित हो सकते हैं, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, जो ब्रिटिश प्रांत थे। देश रियासतों के लिए ऐच्छिक था, मैंने पहले बता दिया। आगे देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया और स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार जो है वो प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, जैसे कि जो है कुछ संघीय विषय, जैसे कि सुरक्षा, विदेश के मामले, धार्मिक मामले गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया, और संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता परामर्श देने के लिए एक कैबिनेट की व्यवस्था की गई। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, एक न्यायालय बनाया गया जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी व्यवस्था जो है एक हिसाब से वहीं से हुई थी कि इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से अंतिम शक्ति जो थी प्रीवी काउंसिल लंदन से प्राप्त थी। जो ये हम ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में देखते हैं, ये प्रीवी काउंसिल जो थी आपकी लंदन, इसके ऊपर भी लंदन था, ठीक है। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता दी जा रही थी, हैं, वो तो देना ही था। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया, जो यहाँ पे जो भारतीय परिषद था उसका अंत कर दिया गया, और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, क्योंकि जो सांप्रदायिक पंचायत ही मिला था ना 1932 में, जब गोल में सम्मेलन ख़त्म होता है, दूसरा गोल में सम्मेलन, इसमें गांधी जी गए थे, उसके बाद वो लौट के आते तो सांप्रदायिक पंचायत आता है। फिर तो जो ये उस चीज़ को विस्तार कर देते हैं, जो मुस्लिम तक था उसको, जो निचली जाति थी हिंदू धर्म की, उनमें विस्तारित करने की बात की गई थी। बाद में वो बदल देते हैं, उनको सीटें ज़्यादा मिलती है, कांग्रेस की ओर झुक जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर झुक जाते हैं, गांधी जी का जो भूख हड़ताल होता है उसके बाद, ठीक है। तो अंबेडकर के साथ समझौता होता है ना, पूना पैक्ट, उसमें। लेकिन इसका विस्तार जो होता है वह आंग्ल भारतीयों, जो इन्होंने 1935 में किया था, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, ये हरिजनों के लिए भी किया गया था। देखिए ना, हरिजनों के लिए भी किया गया था। ये चीज़ जो है इसमें किया गया था। इसमें कमी थी कि इसमें प्रस्तावना नहीं था, कोई भी जो है प्रियम्बल नहीं था। और मैंने ये पढ़ लिया था पहले कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था।
अदन को इंग्लैंड के औपनिवासी कार्यालय के अधीन कर दिया गया था। बराड़ को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। कई बार मिलान के लिए था, जैसे बराड़ को कहाँ मध्य प्रांत में, अदन को किसके अंतर्गत, इंग्लैंड के औपनिवासी कार्यालय में, और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ये 1935 का एक्ट था। फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया था। दिस इज द लास्ट जो है एक्ट था ये, जो जिसके अंतर्गत भारत आज़ाद होता है और उसके बाद जो है अपना शासन चालू होता है। देखिए ये 4 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। इसमें 20 धाराएं थी। इसमें कहा गया था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, पाकिस्तान और भारत। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत बनेगा, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान था, क्योंकि रात में 12 बजे ये आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होंगे, उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल सदस्य की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, तो जो संविधान सभा थी 2 तरह से कार्य करती थी, विधानमंडल के रूप में भी कार्य करती थी और संविधान सभा के रूप में भी कार्य करती थी। अब यहाँ पे कोई पूछे कि संविधान सभा के रूप में जब कार्य करते उसका अध्यक्ष कौन था और विधानमंडल के रूप में जो कार्य उसका अध्यक्ष कौन था, तो जी.वी. मावलंकर ये आपके विधानमंडल के रूप में अध्यक्ष होते थे और राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के रूप में अध्यक्ष होते। तो वही जगह होती थी जब वो विधानमंडल के रूप में कार्य करते थे, तो वो जी.वी. मावलंकर होते थे। जब वो जो है संविधान के रूप में कार्य करते थे तो उस समय राजेंद्र प्रसाद होते थे। भारत के मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, और 1935 के बाद अधिनियम द्वारा जब तक संविधान सभा उस समय 1935 भारत अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। तो जो शासन उस समय था, संविधान जब तक नहीं बना था, तो 1935 के आधार पर ही शासन किया जाएगा। ऐसा देशी रियासतों पर ब्रिटेन के सर्वोपरिता थी उसका अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान के किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उनके भावी जो संबंध थे उनको निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो जो देशी रियासत है उनके लिए यही बनाया गया था कि अपने मन से कहीं जा सकते हैं, ब्रिटिश सरकार से कोई मतलब नहीं। 1947 के एक्ट की बात हो रही है और इतनी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा का गठन। देखिए 1947 का एक्ट पास हुआ, लेकिन इसके पहले 1946 में ही 9 दिसंबर 1946 में ही आपकी संविधान सभा का कार्य होने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे जो है ये कार्य हो रहे थे। संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। ठीक है, पहला ये कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में एक सभा का गठन करा गया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके आधार पर यह हुआ था। दूसरा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ये सभी चीज़ें याद करनी है आपको। ठीक है, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने जो है बैठक का बहिष्कार कर दिया। शुरू में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग उन्होंने प्रारंभ की थी, यही कारण था कि उन्होंने बहिष्कार किया था। पांचवा है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य जो थे वह संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, नवाबी थे, उनके रोल नहीं सम्मिलित हुए थे। अगला, प्रांतों या देशी रियासतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो किस बेस पर दिया गया? जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। साधारण यह था कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान दिया गया था। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था लोगों को। प्रांतों का जो प्रतिनिधि 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। मुस्लिम होते थे, सिख होते थे और साधारण होते थे। साधारण में आपके हिंदू भी थे, साधारण में आपके बौद्ध और जैन को भी रखा था इन्होंने। ठीक है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें से 213 समान थे, 79 मुस्लिम थे और 4 जो थे वो सिख थे। ठीक है, फिर संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं।
जो चीज़ एकदम माइनर होती है वही पूछी जाती है। तो यूपी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके जो पेपर सेट करने वाले होते हैं लगभग सेम पैटर्न यूपी पीसीएस का ही लेके चलते हैं। तो अगर आपका यूपी पीसीएस तैयार है तो आपका जीएस जीके जो होगा वो तैयार ही रहेगा, क्योंकि उससे कठिन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें कुछ नाम भी देख लेते हैं आप। अम्मू स्वामीनाथन, एन्नी मास्कोरन, बेगम एजाज दचियानी, बेल्यूदन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी हो गई, लीला राय हो गई, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी, अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। यहाँ पर 3 नाम देखिए, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी रखनी चाहिए। राजकुमारी अमृता कौर, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं बाद में। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और संविधान सभा की कार्यवाही जो थी वो 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुई। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में। ठीक है, अनेक समितियां नियुक्त की गई थी, जैसे कि वार्ता समिति हो गया, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के कुछ सदस्य थे, जैसे कि 7 सदस्य थे, भीमराव अम्बेडकर को लेके थे। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मलिकलाल मुंशी सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह जो थे वो भी सदस्य थे, एन माधव BL मित्र के स्थान पर थे, DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हुआ, TT कृष्णाचार्य जो थे वो सदस्य बने। संविधान सभा में अम्बेडकर को निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये जो हुआ है पश्चिम बंगाल से, फिर 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर अभी देखिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थानीय प्रांतों से, 89 स्थान देशी राज्यों से थे। तो यहाँ पे जब आपका 3 जून 1947 की बात हो रही है, ठीक है, सदस्य संख्या कम हो गई, 389 324 हो गई। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिनमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या, देशी रियासतों की संख्या 70 थी। तो 70 आपके देशी रियासतों की संख्या थी, तो देख लीजिए कितनी हो गई, 299 थी टोटल संख्या ना। प्रारूप समिति ने सदस्यों के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी पहली रिपोर्ट दे दी थी। संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। संविधान पर जो दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा में अध्यक्ष का तीसरा वाचन जो हुआ था, जो आपका वाचन संविधान का तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला था। टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गए और 64 लाख रुपए में अपना संविधान बना। इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, फैक्ट ऐसे ही आए हुए हैं। 26/11/1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इस संविधान को पारित कर लिया गया। तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसके 25 भाग हैं और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। मोटे तौर पर 395 कह सकते हैं, वैसे 465 अनुच्छेद होंगे अभी इस समय, लेकिन वो क्लास बना के हुए हैं इसलिए ये कम माने जाते हैं। 395 ही कहा जाता है अभी भी, अनुच्छेद तो उतने ही क्लॉज बना दिए गए हैं ना। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। फिर 60 नंबर 324, 366, 367, 372, 380, 388, 91, 92, 93 ऐसे कुल मिला के ये 15 अनुच्छेद थे। ठीक है,
और जबकि और सारे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। उस दिन संविधान सभा के जो है सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो अध्यक्ष थे, उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और कैबिनेट मिशन के जो स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें सदस्य हैं, ये तो जीके पार्ट है, पैथिक लॉरेंस वगैरह थे। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। तो 26 जुलाई 1947 को ही हो गया था ये चीज़ें कि हाँ पृथक कब बनाया जाएगा। एक जो है मुख्य समिति जैसे थी, जवाहरलाल नेहरू कौन कौन समिति का अध्यक्ष थे? देखिए, राज्यों के लिए जो समिति, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के। और मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श की समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद ये प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति, सदस्य समिति, वित्त कर्मचारी समिति जो थे इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न कई बार पूछा, प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और ये मेन 4 हैं, इसके अलावा 2-3 कमेटी और हैं, ठीक है। तो ये 4 तो मेन है, संघ शक्ति, ये 4 जो ये हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं संविधान के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार लोग ऐसे पढ़ते हैं सीधा, भूल जाते हैं। इसे उल्टा पढ़ेंगे और सब याद हो जाएगा। देखिए, संघीय व्यवस्था 1935 के संविधान से ली गई थी। राज्यपाल का कार्यालय 1935 के संविधान से ली गई थी। न्यायपालिका का ढांचा जो है 1935 संविधान से लिया गया था। आपातकालीन प्रबंध 1935 के संविधान से लिया गया था। और मौलिक अधिकार का सस्पेंशन ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे मिलेगा ये, लेकिन हम यही कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। लोक सेवा आयोग जो 1919 में इसकी स्थापना के लिए कहा गया था एक्ट में, ये भी जो है आपका 1935 में ही जो है, इसमें 1935 से लिया गया है। शक्तियों के वितरण की 3 सूची है, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका संघ सूची है और राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो ये जो 3 सूचियां हैं, इनमें जो शक्ति वितरण है वो तो भारतीय संविधान से लिया गया, लेकिन समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये माइनर सी चीज़ें होती है, इसी से आप गलत करेंगे। 4 ऑप्शन जो होते हैं तो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन कई दिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्याध्यक्ष के बारे में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, नाम मात्र का जो राजा होता है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परमाधिकार की जो रिटें हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। द्विसदनवाद जैसे आपका राज्यसभा है और लोकसभा है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो संसदीय विशेष अधिकार, जो संसद के लोग हैं उन्हें जो विशेष अधिकार मिल रहा है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में जो है 1776 के आसपास जो है कानून बन गए थे, मतलब लिखित संविधान बन गया था। छोटा ही था लेकिन लिखित बना था। तो वहाँ पे कई चीज़ें थी जो पूरे विश्व में लोग जो है कानून को जो है लागू की गई, मतलब देशों में कानून बना तो उसमें उसका इस्तेमाल हुआ था। तो भारत कैसे पीछे रहता? तो भारत के जब संविधान बना उनसे कुछ चीज़ें ली गई, जैसे कि आपका मूल अधिकार की बात करते हैं। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद जो है अमेरिका की क्रांति हुई थी। तो अमेरिका की क्रांति में मूल अधिकार ने काफ़ी महत्व रखा था। अब्राहम लिंकन की सरकार बनी थी लेबर पार्टी से। तो ये मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी जो होती है ये भी आपका ये अमेरिका के संविधान से है। जुडिशियल रिव्यू जो है सबसे मजबूत चीज़ है अमेरिका के जो है संविधान में, तो ये भी वहीं से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीश के पदों को जो न्यायाधीश है उनके पद से हटाया जाना। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति महाभियोग है, तो ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और एक उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। तो ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देश है आयरलैंड। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका नामांकन कैसे होगा? वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
जो कई विषय से संबंधित होते हैं। समाज हो, समाज कल्याण हो जाता है आपका। कला के क्षेत्र से होते हैं, विशेष क्षेत्र से लोग होते हैं ना, 1/12 सदस्य होते हैं। इनकी जो चुनाव है उनको यहीं से लिया गया है। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शन है, निर्वाचन पद्धति है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जो योग्यता है वो कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में लिया गया। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति डायरेक्ट होती है हमारे यहाँ पे, एक डेलीगेटिव पर्सन होता है। डेलीगेटेड पर्सन आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये प्रोसेस कनाडा में भी है। और संघीय व्यवस्था जो पावरफुल होगी सेंटर के लिए, वो कनाडा से लिया गया है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट आपको परामर्श देता है सरकार को, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती है। जैसे आपका सूचना से संबंधित जो कार्य है, IT डिपार्टमेंट, वो केंद्र सरकार में निहित होगा। या फिर अवशिष्ट शक्तियों में और भी कई सारे विषय होते हैं जिन पे न केंद्र का जगह है, न राज्य का है, न समर्थित सूची में कहा गया है। कोई नया इशू उठ के आता है। अभी साइबर क्राइम है, एक नया इशू उठ के आया है, इसके बारे में ज़्यादा कानून नहीं है, तो ये भी जो है इसी से लिया गया है। ठीक है, इसी से लिया गया। आगे देख लेते हैं हम फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो रिपब्लिक स्ट्रक्चर फ्रांस से लिया गया है। और एक स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श, ये भी फ्रांस से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। और सदनों के संयुक्त बैठक, संसद दोनों सदन की संयुक्त बैठक, ये ली गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकाल में जर्मनी के संविधान से जो लिया गया मूल अधिकारों का जो सस्पेंशन होता है, ये मैंने बता दिया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ज़्यादा नहीं लिया गया है। आपकी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है, 3 टाइप के होते हैं ये। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये जो है हमने ऑब्टेन किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। एक प्रोसीजर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। सोवियत संघ की अगर बात करें हम, सोवियत संघ होता है आपका इस समय का जो रसिया है, रसिया के साथ कई सारे देश हैं, 8 से ज़्यादा देश होंगे वो। जैसे अजरबैजान है आपका, कजाकिस्तान वगैरह, ये सब जो है थे आपके सोवियत संघ के पार्ट होते हैं। तो ये सारी जो है एरिया जो है इन जो सोवियत संघ से कानून लिया गया। उस समय समाजवाद काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, समाजवाद था, उसने पूरे विश्व पे जो है अपनी छाप छोड़ी थी। उसी से रिलेटेड जो चीज़ें वो ली गई होंगी, जैसे कि आपके आइडियल लिए गए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो सोवियत संघ से लिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटी आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट के आधार पर आई थी। और 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। ग्राम तो 2009 में आया था ना, तो ये आपके सोवियत संघ से लिए गए। जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर, स्टेप बाय लॉ, ये सारे हमने जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका प्रस्तावना, प्रियम्बल कहते हैं इसे, प्रियम्बल कहते हैं। जो है इस पॉलिटी पढ़ते हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, वो प्रियम्बल को सही नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि हमें उद्देशिका कहना चाहिए, क्योंकि ये जो है संविधान के एक उद्देश्य को निरूपित करती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, उद्देशिका कहेंगे। अब प्रियम्बल कहेंगे, प्रस्तावना नहीं कहेंगे। प्रस्तावना किताब वगैरह में यूज की जाती है, किताब वगैरह में यूज की जाती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इसके 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। भारत की जो प्रकृति वो संप्रभु है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्यत्मक राज्य व्यवस्था है। उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। अंतिम 3 शब्द फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। लागू होने की 26 जनवरी नहीं है, 26 जनवरी
50 को लागू हुआ था, 49 कैसे लिखा हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरी तरीक़ा से, और 26/11/1949 को इसके 15 आर्टिकल लागू, पीछे हमने देखा था। ये कारण यह था कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो ये इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ये दिया हुआ है कि जो है प्रस्तावना क्या है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में से तो कुछ पूछा नहीं जाता। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया, ठीक है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में घोषित किया गया। बेरूबारी में कहा गया कि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विभिन्न निर्वाचन में सहायता कर सकती है, और इसे अंग लेकिन नहीं माना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में 13 साल के बाद एक केस हुआ था। कोर्ट हैड चेंज द ऑर्डर विच ही हैज़ गिवन इन द 1960 बेरूबारी वाद। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, उन्होंने ये बदल दिया अपना स्टेटमेंट कि नहीं है, इन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि संशोधन भी आप कर सकते हो, 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकते हो, 3 साल बाद संशोधन हुआ भी। लेकिन LIC वाले एक्ट में उन्होंने फिर कहा कि दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 2 केस ऐसे थे जिनमें इन्होंने कहा दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका केशवानंद भारती केस था और जो है LIC केस था। बेरूबारी केस और यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जो था, इसमें इन्होंने ये कहा कि जो है चेंज नहीं कर सकते, और ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने कहा था। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए किया गया था। और ये जो है आपकी जो संविधान निर्माता थे उनके मन के विचार की एक कुंजी थी जो वो दीर्घकालिक रूप में देखना चाहते थे। ये हमें जो है कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, कृष्णा लादी अय्यर जो थे, इन्होंने कहा था, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा प्रस्तावना है वो यही चीज़ है। 13 दिसंबर 1946 को मैंने बताया उद्देश्य संकल्प पारित हुआ था, और इसी को प्रस्तावना कहा गया। इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार जो शक्तियां हैं वो सारे भारत के लोगों के अंदर ही ऊपर ही दिया हुआ था। तो ये हो गया। आगे हम देखते हैं जो संविधान के कौन कौन से भाग में क्या क्या दिए हुए हैं, कौन से अनुच्छेद, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास ज़्यादा बड़ी होने पे लोग वीडियो नहीं देखते हैं। अच्छी तैयारी करना है तो आप सक्सेस पाथ ऑनलाइन को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप उसको फॉलो करिए। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो सब्जेक्ट कमज़ोर लगता है आप बेहिचक बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपना वीक सब्जेक्ट बताइए और उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे हम। वीक सब्जेक्ट आप बताएंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे हम, ठीक है। उसको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकि आप जो है अपने अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो तैयारी करते रहिए। सक्सेस पाथ ऑनलाइन आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।